पोस्ट मॉडर्निज्म, इसको एज ऑफ डाउट कहा गया। क्या जो भी हम अपने सामने देखते हैं, अपनी आंखों के सामने, जिसको हम यूनिवर्सल ट्रुथ कहते हैं, क्या वो सही है या इट्स जस्ट अ कॉन्स्ट्रक्ट, या वो कल्चर ने, सोसाइटी ने बनाया हुआ है। सब कुछ पावर के अराउंड मूव करता है। जो भी हम कहते हैं यूनिवर्सल ट्रुथ है, जो असली सत्य है, वो असली सत्य कभी नहीं होता है। कल्चर की वजह से, रिलीजन की वजह से, सोसाइटी की वजह से, स्कूल ऑफ थॉट्स की वजह से वो शेप हो रहा है। यहाँ पे काफ़ी महारत फिलोसोफर्स आए जिन्होंने पोस्ट मॉडर्निज्म के ऊपर बात करी। नाम से ही पता लग रहा है, मॉडर्निज्म जो मॉडर्न इंटेलेक्चुअल मूवमेंट था, जो भी साइंटिफिक रेवोल्यूशन ले लो, या एवोल्यूशन थ्योरी ले लो, या कम्युनिज्म का कॉन्सेप्ट ले लो, सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट ले लो, कैपिटलिज्म का कॉन्सेप्ट ले लो। तो ये लोग आए, यहाँ पे इन्होंने अपनी फिलोसफीज तो रखी पोस्ट मॉडर्निस्ट ने, बट एक क्रिटिसिज्म दिया। एंड दे वेयर इनटू दिस कि ये सब चीज़ें जो मॉडर्निज्म की वजह से हो रहा है, हमारा पोस्ट मॉडर्न एरा में जो इम्पैक्ट पड़ रहा है, वो सही भी है अगर हम उसको ठीक से समझें, लेकिन उसको क्रिटिसिज्म भी दिया कि वो गलत भी है एंड इट लीड्स टू डिस्ट्रक्शन इन मोस्ट केसेस। रैशनलिज्म भी उनको लपेट लेते थे वो। तो यहाँ पे रहेंगे हमारे नोट्स, और नीचे मैं अगर देखता जाऊँगा नोट्स रहेंगे, और हम यहाँ पे लेके चलेंगे कि भाई क्या है पोस्ट मॉडर्निज्म की फ़िलासफ़ी। तो यहाँ पे काफ़ी फ़िलासफ़र्स आए, काफ़ी इंटरेस्टिंग फ़िलासफ़ीज़ दी। एक एक करके यहाँ पे आगे हम लोग बात करेंगे। किसी ने डेथ ऑफ ग्रैंड नैरेटिव के बारे में बात करी कि भाई जो ये ग्रैंड नैरेटिव सेट किया है कि दुनिया इसी के तरह, इसी हिसाब से चलेगी, बड़ी बड़ी कहानियों में हम दुनिया को देखते हैं, वो सही नहीं है। लैंग्वेज इज़ अ ट्रैप, कि हम जो लैंग्वेज को मान लेते हैं यही असली ट्रुथ है, यही मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, वो एक ट्रैप है। पावर कंट्रोल्स नॉलेज, कि भाई पावर किस तरीके से आपके ज्ञान को, ताकत किस तरीके से ज्ञान को कंट्रोल कर सकती है। और फाइनली रियलिटी इज़ अ सिमुलेशन, कि भाई ये रियलिटी जो हमें लग रहा है रियलिटी है, असल में रियलिटी है ही नहीं। पोस्ट मॉडर्निज्म के बारे में पढ़ेंगे, पोस्ट मॉडर्निज्म के क्या क्रिटिक्स रह चुके हैं, क्या मॉडर्न एग्जाम्पल्स हैं, और क्या उसके इम्पैक्ट पड़ने वाले हैं। सब चीज़ों को आज हम लोग कवर करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले भाई डिस्क्रिप्शन चेक करते रहना, इंटरेस्टिंग चीज़ें आती रहेंगी, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करते रहना। मैं वर्कशॉप्स कंडक्ट कर रहा हूँ विच आर ऑब्वियसली पेड वर्कशॉप्स विच इज़ ऑल रिलेटेड टू बिजनेस, माइंडसेट एंड फिलोसफी। तो देखते रहना वो भी इंस्टाग्राम के ऊपर, एंड यू विल गेट टू नो जब भी नेक्स्ट वर्कशॉप होने वाली है। अब क्या है, यहाँ पे पोस्ट मॉडर्निज्म ना काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल स्कूल ऑफ थॉट है। क्यों? काफ़ी डिबेट होता है उसके ऊपर। तो इसके जो फिलोसॉफिकल स्टांस है पर्टिकुलरली दो भागों में डिवाइड हो जाते हैं। एक भाग कहता है कि जो ऑपरेशन क्रिएट हुआ है, इधर जो हमने बात करी रैशनलिज्म, साइंटिफिक रेवोल्यूशन, कम्युनिज्म, सोशलिज्म, कैपिटलिज्म, इन सब की वजह से उसको ये काटने की कोशिश करता है, विच इज़ उसका ये एक सोल्यूशन देने की कोशिश कर रहा है। और दूसरी तरफ लोग कहते हैं कि नहीं भाई, ये तो मॉरल्स के अगेंस्ट जाते हैं, ये तो एडवेंट ऑफ नाहिलिज्म ला रहे हैं, ये नाहिलिज्म को प्रोपोगेट करते हैं, ये कहते हैं मोरालिटी कुछ नहीं होती, ये हर चीज़ को खारिज कर देते हैं। तो यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा बाइफरकेटेड स्टांस रहता है पोस्ट मॉडर्निज्म का। एक एग्जांपल ले सकता है, लेट्स से मॉडर्निज्म कहता है कि हेवेंस तक पहुँचने के लिए, ठीक है, स्वर्ग तक पहुँचने के लिए, जन्नत तक पहुँचने के लिए एक स्काई स्क्रेपर बिल्ड करते हैं जिस पे लोग चढ़ते चढ़ते वहाँ तक पहुँच जाएंगे। तो पोस्ट मॉडर्निस्ट उस पर सवाल उठाएंगे कि भाई हेवन होता ही क्या है, हेवन है ही क्यों, और स्काई स्क्रेपर हमें बनाना ही क्यों है, हेवन का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट ही क्यों करता है, और क्या स्काई स्क्रेपर बनाना इवन नेसेसरी इन द ग्रैंडर स्केल, इज़ इट इवन नेसेसरी, क्या वो ज़रूरी है। और इसको और बेहतर तरीके से समझने के लिए लेट्स से तुम्हारे पास कोई आता है, आपका एग्जांपल ले रहा हूँ, आपके पास कोई आता है, आपसे पूछेगा व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लाइफ। अब रिलीजियस जो इंसान है, आप में से जो भी रिलीजियस है, वो अपने रिलीजन के बारे में बताएगा, भाई ये है मीनिंग ऑफ लाइफ। जो साइंस की तरफ है वो साइंस की तरफ से बोलेगा कि भाई कि अकॉर्डिंग टू साइंस दिस इज़ द मीनिंग ऑफ लाइफ। तो ये मॉडर्निस्ट स्टांस हो गया। एक पोस्ट मॉडर्निस्ट आएगा और वो पता है क्या बोलेगा, वो बोलेगा भाई किसने कह दिया कि देयर इज़ अ मीनिंग टू लाइफ, किस बकैत ने आके तुम्हें यह बता दिया कि लाइफ एक्चुअली नीड्स अ मीनिंग। तो इस वजह से ना ये फिलॉसफी थोड़ी डिबेट्स में और सुर्खियों में आ जाती है। तो अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि भाई मॉडर्निज्म के बाद पोस्ट मॉडर्निज्म की ज़रूरत ही क्या थी। अगर ये इस तरीके की फ़िलासफ़ी है जो हर चीज़ के ऊपर सवाल उठाए, कोई चीज़ का कोई पुख्ता सॉलिड आंसर नहीं दे सकती, तो ये आई क्यों। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं कि भाई क्यों असल में मॉडर्निज्म को रिजेक्ट करके पोस्ट मॉडर्निज्म स्टांस आया। सबसे पहली चीज़ तो ये थी कि जो मॉडर्निज्म था इट एम्फसाइज ऑन 3 थिंग्स, रीज़न, प्रोग्रेस और यूनिवर्सल ट्रुथ्स। सबसे पहला रीज़न कि भाई किसी भी चीज़ का रीज़न आप लॉजिक और साइंस से निकाल सकते हैं,
दूसरा प्रोग्रेस, कि भाई सोसाइटी हर दशक में या सोसाइटी हर एरा में प्रोग्रेस कर रही है टुवर्ड्स इम्प्रूवमेंट, एक यूटोपिया की तरफ बढ़ रही है। और तीसरा यूनिवर्सल ट्रूथ, कि भाई देर आर सर्टेन आइडियाज़ विच आर ऑब्जेक्टिवली ट्रू, कि भाई जो सत्य ही सत्य हैं उसको आप खारिज नहीं कर सकते। तो कुछ आइडियाज़ हैं जिनको आप फॉल्स नहीं या निगेट नहीं कर सकते, वो एग्जिस्ट करेंगे ही करेंगे। और ये जो पोस्ट मॉडर्निस्ट है ना, ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ज़्यादा है। इन्होंने कहा कि भाई ये जो तुम स्टांसेस ले रहे हो, इसने बेहतरी से ज़्यादा तो नुकसान किया है। वर्ल्ड वॉर 1 हुआ, वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, इतने लोग मरे। कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, कम्युनिज्म, रैशनलिज्म, नेशनलिज्म, सब कुछ आया एंड डीज ऑफन लेड टू डिस्ट्रक्शन। तो पोस्ट मॉडर्निस्ट ने इस तरीके से खारिज कर दिया कि भाई नेशनलिज्म के नाम पे लोगों के साथ कत्लेआम हो रहा है, नेशनलिज्म तो गलत हो गया। या फिर कम्युनिज्म एक यूटोपिया दिखाता है, कम्युनिज्म तो सही नहीं है, कम्युनिज्म तो गलत हो गया। या फिर रैशनलिज्म इतना रैशनैलिटी में पड़ गया है कि उसको आगे पीछे कुछ दिखता ही नहीं है। या फिर कैपिटलिज्म इतना बढ़ गया है कि वर्ल्ड वॉर 2 में जो सर्वाइव करे वो सिर्फ कैपिटलिस्टिक इंडस्ट्रीज थी या कैपिटलिस्टिक अमीर लोग थे जो सर्वाइव करके बाकी लोगों को मार दिया गया, राइट। तो यहाँ से जो एक वेस्टर्न थॉट को कैंसिल करने का एक कैंसिल कल्चर जो आजकल बन गया, बहुत ज़्यादा कैंसिल कल्चर बन गया वेस्टर्न थॉट को कैंसिल करने का, उसने ये इनको पनपाया, विच इज़ पोस्ट मॉडर्निस्ट। इन्होंने एक बहुत सॉलिड आर्ग्यूमेंट दिया। इन्होंने कहा कि भाई इनलाइटनमेंट एरा ने हमें प्रॉमिस किया कि भाई इनलाइटनमेंट एरा वुड लीड टू पीस, साइंटिफिक रेवोल्यूशन वुड लीड टू पीस, अच्छी चीज़ें होंगी, बेहतर चीज़ें होंगी, हमारे आने वाली पीढ़ियाँ अच्छी होंगी, बेहतर होंगी। बट क्या हुआ, 2 वॉर देखी, हॉलोकॉस्ट देखा, न्यूक्लियर बॉम्बिंग देखी, हर कंट्री एक दूसरे को काटने को लग रही है। तो पोस्ट मॉडर्निस्ट ने सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल ये पूछा कि वॉज द फेथ इन रीज़न अ मिस्टेक। ये जो रीज़न के दम पे पूरी सोसाइटी हमने बनाई है, साइंटिफिक रेवोल्यूशन का मोर्चा उठा के चले, मशाल उठा के चल रहे थे, उसके ऊपर भरोसा करना क्या गलत हो गया? शायद यहाँ पे रीजनिंग और लॉजिकलिटी पहली बार ख़त्म हो गया। यहाँ पे एक छोटी सी कहानी, जो फ्रेंच फिलोसफर थे जॉन फ्रांसवा ल्योटाह, ये जैसे से बड़े हुए, इन्होंने ग्रैंड नैरेटिव्स के बारे में हम बात करेंगे। इन्होंने बात करी कि भाई मार्क्सिज्म का कॉन्सेप्ट उस वक्त इनके टाइम पे बहुत ज़्यादा सॉलिड था। मार्क्सिज्म, कम्युनिज्म किस तरीके से वो सोसाइटी को शेप कर सकता है, कागज़ के ऊपर बहुत खूबसूरत लगता है, उसको अगर इम्प्लीमेंट करे तो वो कहीं ना कहीं कोलैप्स कर जाता है, ज़्यादातर केसेस में कोलैप्स किया है। तो इन्होंने कहा कि भाई देर इज़ नो, इनका ये बिलीव बन गया कि देर इज़ नो सिंगल आइडियोलॉजी दैट कैन एक्चुअली एक्सप्लेन द रियलिटी, जिसको इन्होंने ग्रैंड नैरेटिव्स के का कॉन्सेप्ट दिया है। उसको हम आगे थोड़ा सा समझेंगे, बट उसको समझने से पहले हम लोग यहाँ पे कोर थीम समझ लेते हैं पोस्ट मॉडर्न थॉट की, विच इज ट्रुथ, पावर एंड रियलिटी। तो पोस्ट मॉडर्निज्म 3 कोर आइडियाज में डिफाइन होता है, जो कि हमने बता दिया, विच इज ट्रुथ, पावर, रियलिटी। सबसे पहले ट्रुथ, कि भाई देर इज नो सिंगल करेक्ट ट्रुथ, देर इज नो ऑब्जेक्टिव ट्रुथ कि यही सही है या यही सही है। यू हैव टू टेक अ पर्सपेक्टिव्स, यू हैव टू बी अ पर्सपेक्टिविस्ट, यू हैव टू गो इन टू द फिलॉसफी ऑफ पर्सपेक्टिविज्म। तो एक सत्य को पकड़ के अगर कोई बैठ जाएगा तो सारे उसके आसपास के जितने सच हैं, जो होने चाहिए सच, उनको फॉल्स करार कर दिया जाएगा। बल्कि हैं वो सच, लेकिन उनको फॉल्स करार कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई ट्रुथ तो एक ही मान ली गई है, बाकी सबको फॉल्स कह दिया गया। और उसी ट्रुथ के पीछे लोग अनभक्ति कर रहे हैं, उसी ट्रुथ के पीछे लोग भागे चले जा रहे हैं, एंड दैट बिकम्स वेरी डेक्रीमेंटल फॉर द सोसाइटी। दूसरा इन्होंने कहा लैंग्वेज शेप रियलिटी। जो हम शब्दों का उपयोग करते हैं, जिस तरीके से हम बात करते हैं, जो हमारी लैंग्वेज है, जो हमारी स्क्रिप्ट्स हैं, वो इस दुनिया को परसीव करवाने में मदद करवाती है। और कुछ फिलोसफर्स ने तो कहा कि एक पर्टिकुलर शब्द का जो आज से 50-100 साल पहले मीनिंग होता था, अब उस पर्टिकुलर शब्द का मीनिंग ही चेंज हो गया है। तो चूंकि अगर उस पर्टिकुलर शब्द का मीनिंग चेंज हो गया है, तो क्या वो डेक्रीमेंटल हो सकता है सोसाइटी के लिए? तो क्या वो ट्रुथ को चेंज कर रहे हैं? क्योंकि उस पर्टिकुलर वर्ड का एक ट्रुथ था ना 100 साल पहले, अब वो ट्रुथ चेंज होके कुछ और ही हो गया है। और तीसरा, पावर स्ट्रक्चर्स आर एवरीथिंग, या पावर स्ट्रक्चर्स आर एवरीवेयर, कि भाई इंस्टीट्यूशंस नॉलेज को कंट्रोल करते हैं जब जब वो करना चाहें, या जब जब वो कर सकते हैं वो करते हैं, जिससे कि वो एक डोमिनेंस बना के रखें सोसाइटी के ऊपर। वो पावर स्ट्रक्चर हर इंस्टीट्यूशन में तुम देख लोगे। हम मिशेल फूको की फ़िलॉसफी में ये समझेंगे, हर इंस्टीट्यूशन में देख लोगे
पावर स्ट्रक्चर है, तुम्हें लगेगा कि तुम्हें किसी ग्रैंडर चीज़ के लिए रेडी किया जा रहा है, बट असल में यू आर बीइंग एक्सप्लॉइटेड माय फ्रेंड, एंड दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग। तो यहाँ पे हिस्ट्री को इन्होंने पूरी तरीके से बदल दिया। हिस्ट्री के ऊपर, फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री के ऊपर उन्होंने सवाल उठाना शुरू किया, अपने आप में उसको एक फिलॉसफी बना दिया, विच इज़ एग्जाम्पल ले सकते हैं, ऐसे कहते हैं ना, हिस्ट्री इज रिटन बाय द विक्टर्स। तो ये एक पोस्ट मॉडर्निस्ट इंसाइट है। इसी के ऊपर इन्होंने कहा कि भाई ट्रुथ डिसाइड कौन कर रहा है, कौन है जो ट्रुथ, सत्य डिसाइड करता है हमारी सोसाइटी में? द पावरफुल, द रिच एंड द पावरफुल। और इसी से रिलेटेड एक एनेक्डोट है कि 1960s तक या 1960s में पीपल इन द वेस्ट थॉट कि कोलंबस ने अमेरिका को डिस्कवर किया। पोस्ट मॉडर्निस्ट आएगा, वो कहेगा कि भाई अमेरिका में तो पहले से लोग रह रहे थे ना, रेड इंडियंस तो रह ही रहे थे, तो यहाँ पे कोलंबस ने ऐसा क्या स्पेशल किया? पोस्ट मॉडर्निस्ट का ये कहना था कि भाई हिस्ट्री को डिफाइन कर कौन रहा है, ये उसी पे सवाल उठाते थे कि कौन है, किसके हाथ में वो मशाल है, किसके हाथ में वो मोर्चा है हिस्ट्री को डिफाइन करने का, किसकी औकात है हिस्ट्री डिफाइन करने की? कौन कह सकता है हिस्ट्री ऐसी है, हिस्ट्री वैसी है? हिस्ट्री को कोई डिफाइन नहीं कर सकता। तो यहाँ पे अगर हम फिलोसफर्स को समझते हुए चलें तो काफ़ी फिलोसफर्स हैं और भी डाउन द लाइन आए, बट यहाँ पे हम लोग कुछ 3-4 इंपॉर्टेंट पोस्ट मॉडर्निस्ट को ले लेंगे। सबसे पहले है जॉन फ्रांसवा लियोटार्ड, ठीक है, इनकी फ्रेंच प्रोनाउंसिएशन ज़रा छिल जाता है पीछे अलग हमारा, बट कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ेंगे। तो इन्होंने जो इनका कोर कॉन्सेप्ट था, वैसे तो इनका बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर एक लेक्चर अलग से बन सकता है। लेट्स सी क्या इसमें एंगेजमेंट रहता है, कितने लोगों को पसंद आता है, वीडियो पसंद आता भी है, नहीं आता है, बाय द लाइक्स एंड द कमेंट्स दैट आई रिसीव। तो इन्होंने द डेथ ऑफ ग्रैंड नैरेटिव दिया, विच इज़, जिसको तुम मेटा नैरेटिव भी कह सकते हो, या जो ग्रैंड नैरेटिव, ग्रैंड स्कीम में जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना, जिससे सब कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश करी जाए। रिलीजन माना जाता है, हर रिलीजन का इंसान, क्रिश्चियन, मुस्लिम, हिंदू, ज्यू, बुद्धिस्ट, जो कि अब रिलीजन बन गया है, तो वो रिलीजियस आदमी क्या करेगा, वो रिलीजन इन जनरल कोशिश करेगा कि मैं अपने फिलोसफिकल आइडियोलॉजी से पूरे ग्रैंड नैरेटिव को, पूरे यूनिवर्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो उन्होंने इसके ऊपर बात करी। तो यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं कुछ ग्रैंड नैरेटिव्स का। क्या होते हैं कुछ ग्रैंड नैरेटिव? सबसे पहले आता है रिलीजियस ग्रैंड नैरेटिव, विच इज़ गॉड क्रिएटेड द वर्ल्ड विद अ पर्पस। ये इंसानों का सबसे बड़ा सवाल है, क्या गॉड क्रिएटेड द वर्ल्ड और गॉड डिड नॉट क्रिएट द वर्ल्ड, या वर्ल्ड ऐसे ही बन गया, या वर्ल्ड एवोल्यूशन की वजह से बना, जो भी है। तो एक रिलीजियस ग्रैंड नैरेटिव हो गया। दूसरा साइंटिफिक ग्रैंड नैरेटिव, विच इज़ थ्रू रीजन एंड साइंस वी विल प्रोग्रेस टुवर्ड्स अ बेटर फ्यूचर। भाई साइंस ही है हमारा सल्यूशन, साइंस हटा दोगे तो कोई भी यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर सकता, साइंस के बिना तरक्की नहीं हो सकती। तो ये ग्रैंड नैरेटिव। तीसरा पॉलिटिकल ग्रैंड नैरेटिव, विच इज़ फॉर एग्जाम्पल कम्युनिज्म विल फ्री द वर्किंग क्लास और कैपिटलिज्म विल ब्रिंग प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल। हो सकता है कम्युनिज्म भी फेल कर जाए, हो सकता है कैपिटलिज्म भी फेल कर जाए। कम्युनिज्म में ये हो सकता है कि वर्किंग क्लास तक पहुँच ही नहीं पा रहा जो पहुँचाना चाह रहे हैं कम्युनिस्ट, और कैपिटलिज्म ये हो सकता है जो कैपिटलिस्ट प्रॉस्पेरिटी और सबको अमीर बना देंगे, सबको खुश रखेंगे, सबको, सबकी जेब में पैसा होगा, वो भी नहीं कर पा रहे, अमीर अमीर बनता जा रहा है, गरीब गरीब बनता जा रहा है। तो लियोटार्ड का ये कहना था कि भाई ग्रैंड नैरेटिव तो तुम देते हो सब लोग, बट ज़्यादातर केसेस में ग्रैंड नैरेटिव फेल कर जाता है। क्यों कर जाता है? 20th सेंचुरी में ये कहा गया कि एज ऑफ साइंस आएगा, एज ऑफ रीजन आएगा, एज ऑफ इनलाइटनमेंट आएगा। क्या हुआ? वॉर्स, क्राइम्स, जेनोसाइड, डिक्टेटरशिप्स, टोटलिटेरियन रेजीम्स, लोगों का गला दबाया जा रहा है, लोगों को फंसाया जा रहा है। तो डिस्ट्रक्टिव हो गया। इसका एग्जाम्पल इन्होंने बताया, इन्होंने एग्जाम्पल देते हुए कहा कि भाई एग्जाम्पल नाज़ी जर्मनी, एग्जाम्पल सोवियत यूनियन, मास किलिंग्स हो रही हैं, जेनोसाइड्स हो रहे हैं, अता पता नहीं है, लोग परेशान हैं। तो लियोटार्ड का ये कहना था कि एक बड़े ट्रुथ पे मत भरोसा करो, क्योंकि हम पूछेंगे ना भाई तब तुम सब चीज़ को खारिज कर रहे हो तो किस चीज़ पे भरोसा करें। इन्होंने कहा माइक्रो नैरेटिव्स लेके चलो, एक बड़े नैरेटिव को छोटे नैरेटिव में तोड़ दो। अगर कोई कहता है कि डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट सिस्टम, बेस्ट पॉलिटिकल सिस्टम, तो तुम कहो नहीं भाई, दिस इज़ नॉट ऑलवेज द केस। वो कुछ केसेस में डेमोक्रेसी अलग किसी कल्चर के लिए, किसी अलग सिस्टम में अलग तरीके से काम कर सकता है, किसी अलग सेट ऑफ ग्रुप के लिए अलग तरीके से काम कर सकता है। तो तुम उसको पूरे जनरलाइज करके लागू नहीं कर सकते हो, तुम्हें उसको तोड़ना पड़ेगा, तुम्हें उसको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, तुम्हें उसको पर्सपेक्टिविस्ट मोटिव से देखना पड़ेगा कि इस सिचुएशन में डेमोक्रेसी इस तरीके से काम कर सकती है, इस सिचुएशन में डेमोक्रेसी उस तरीके से काम कर सकती है। तो अब एक लार्जर पिक्चर में नहीं कह सकते कि डेमोक्रेसी सबके लिए अच्छी है। फॉर एग्जाम्पल एक टाइम पे क्या अभी भी अमेरिकन ड्रीम का एक कॉन्सेप्ट था। भाई अमेरिका जो गया, चवन्नी लेके भी गया, वो वहाँ से
मालामाल होकर निकलता है। कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल रखा था इन्होंने इक्वेशन, विच इज़ वर्क हार्ड इज इक्वल टू सक्सेस। मेहनत करो, कामयाबी पालो। और अब ये कहा जाता है कि ये जो टर्मिनोलॉजी है अमेरिकन ड्रीम, वर्क हार्ड इज इक्वल टू सक्सेस, ये जानबूझ के इनइक्वालिटी को छुपाने के लिए, ये जस्टिफाई करना चाहते हैं इनइक्वालिटी कि भाई ये गरीब इसलिए रह गया, ये होमलेस इसलिए रह गया क्योंकि इसमें मेहनत नहीं करी। भले ही वो मेहनत करा हुआ इंसान एक्सप्लॉइट कर रहा हो दूसरे लोगों को, लेकिन भाई नैरेटिव ये चला दिया गया भाई अमेरिकन ड्रीम तो मतलब भाई जो भी आता है अमीर बन जाता है, लेकिन क्यों इतने होमलेस लोग। लॉस एंजलिस दिखाते इतना खूबसूरत है अमेरिका का, वो जो है क्या नाम है उसका, जहाँ पे भाई जुआ खेला जाता है, वहाँ पे कौन सी जगह है वो यूएस में, लास वेगस को दिखाया जाता है, इतना खूबसूरत सा है, लेकिन उसके बैक साइड देखो, उसकी डार्कर साइड देखो, कितनी गंदगी हो रखी है, होमलेस लोग हैं, गांजों में ड्रगों में फंसे पड़े हैं। क्यों है ऐसा? अमेरिकन ड्रीम टू छुपाओ भाई, असली इनइक्वालिटी छुपाओ। जैक दरिदा एक और इम्पॉर्टेंट फिलोसफर जिन्होंने एपिस्टेमोलॉजी को ही पकड़ लिया, विच इज़ वर्ड्स एंड सोर्स ऑफ वर्ड्स। इन्होंने कहा कि इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया विच इज़ द डीकंस्ट्रक्शन कॉन्सेप्ट। इन्होंने कहा वर्ड्स आर नेवर फिक्स। तुम अगर कह दो कोई पर्टिकुलर शब्द है, लेट्स से डिब्बा, तो डिब्बे का मीनिंग थ्रू कल्चर, थ्रू हिस्ट्री चेंज होता रहता है। तो जो तुम आज डिब्बा सोच रहे हो, आज से 200 साल पहले वो डिब्बा कुछ और ही होगा। तो ये थे इनके डीकंस्ट्रक्शन की थ्योरी, और इन्होंने डीकंस्ट्रक्शन और इंस्टेबिलिटी ऑफ मीनिंग दी। हर वर्ड का मीनिंग कुछ और हो सकता है, बहुत अनरिलायबल है, और उसका मीनिंग तुम कभी भी किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे फिक्स नहीं कर सकते। तुमने किसी चीज़ को, लेट्स से तुमने फ़ोन बोल दिया कि भाई ये फ़ोन है, इसको मैंने फ़ोन कह दिया। नहीं भाई, ज़रूरी नहीं है कि ये जो फ़ोन है, ये फ़ोन तुम्हारे इंटरप्रिटेशन में वो फ़ोन किसी के लिए हो सकता है ट्रॉमेटिक इवेंट जुड़ा हुआ है फ़ोन का किसी के साथ, तो उसके लिए फ़ोन का डेफिनेशन ही अलग है। उसके लिए फ़ोन इज़ डेक्रीमेंटल फॉर योर लाइफ। किसी और के लिए फ़ोन कि भाई फ़ोन से ही है, मैं अपना धंधा पानी चलाता हूँ, इसी से मैं सारा काम करता हूँ, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। फॉर एग्जाम्पल फ्रीडम वर्ड ले लो। फ्रीडम वर्ड यूएस में अलग है, नॉर्थ कोरिया में अलग है, और एंशंट ग्रीस में फ्रीडम का मतलब अलग था, क्योंकि हर पॉइंट ऑफ टाइम पे फ्रीडमनेस चेंज होती रहती थी कि तुम्हारे पास अगर स्वतंत्रता है तो कितनी है, तुम ये काम कर सकते हो, ये काम नहीं कर सकते। अमेरिका में बहुत फ्रीडम है, तुम कुछ भी कर सकते हो। लोग फ्लैग को जला देते हैं, तो लोग नोट फाड़ देते हैं, लोग कुछ भी कर सकते हैं यहाँ, लेकिन वो चीज़ें नॉर्थ कोरिया में नहीं कर सकते हो तुम। नॉर्थ कोरिया में तुम एक छोटा सा भी कांड इधर से उधर कर दोगे, तुमने अगर फ़ोटो तक नहीं लगा रखी है वहाँ का जो रूलर है, तो भाई तुम्हारे आने वाली 3 पीढ़ियों को पता ही होगा, कहानियाँ सुनी होंगी, 3 पीढ़ियों को जेल में। यही होता था एंशंट ग्रीस में। एंशंट ग्रीस में फ्रीडम की डेफिनेशन लगती है। फ्रीडम मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी बोल रहे हो, इम्पेटी कर रहे हो, तुम एथिस्ट बन गए हो, तुम गॉड के अगेंस्ट जाके बोल रहे हो, या तुम अगर सूरज को सूरज देवता नहीं मान रहे हो तो बहुत गलत है। अगर तुमने उसको मोल्टन लावा समझ लिया है ना, या मोल्टन रॉक कह दिया, तो प्रीसोक्रेटिक लेक्चर में पढ़ा था ना, तो निकाल दिए जाओगे या काट दिए जाओगे। तो सिंपल वर्ड्स लाइक जस्टिस, कोर्ट के लिए जस्टिस कुछ और होगा, एक इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट के लिए जस्टिस कुछ और होगा। तो हर वर्ड का मीनिंग डिफरेंट है हर सिनेरियो में। तो उन्होंने कहा कि भाई डीकंस्ट्रक्शन करो, विच इज़ ब्रेकिंग डाउन अजम्पशंस, कि तुम कोई भी सेंटेंस लो, उसके अंदर या वर्ड लो, वर्ड को ब्रेक डाउन करो, और उसमें तुम पाओगे कि देयर आर हिडन कॉन्ट्रडिक्शंस। अपने आप को ही वो कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। आपको जो आज तक वर्ड्स बहुत लॉजिकल लग रहे थे, या स्टेटमेंट ये तो वर्ड बहुत लॉजिकल है, हो सकता है डीकंस्ट्रक्शन मेथड लगाओगे तो वो अनरिलायबल निकले, वो अनस्टेबल निकले, उसमें कोई स्थिरता ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। कोर्ट कहता है कि प्रूवन अनटिल गिल्टी, बट लेट्स से किसी कंट्री में कोई गरीब है, या कोई माइनॉरिटी क्लास से आता है, माइनॉरिटी सेक्ट से आता है, उसको पहले ही जेल में डाल दिया जाएगा, उसको पहले ही गिल्टी करार दिया जाएगा बिफोर ट्रायल, बिफोर इवन द ट्रायल बिगम्स। तो पोस्ट मॉडर्निस्ट ये कहेगा कि भाई जस्टिस उतनी न्यूट्रल नहीं है जितनी हम सोचते हैं, जितनी हमें लगती है। तो यहाँ पे डीकंस्ट्रक्ट हो गया सब कुछ। दरिदा की जो फिलॉसफी थी उसने सब चीज़ों को क्वेश्चन किया, लीगल सिस्टम, आइडेंटिटी, कल्चर, रिलीजन, जो भी आप अम्ब्रेला लेना चाहते हैं जिससे वर्ड्स डिफाइन होते हैं। फिर मिशेल फूको, और मिशेल फूको भी एक इम्पॉर्टेंट फिलोसफर रह चुके हैं। इन्होंने भी काम को डेवलप किया है काफ़ी ज़्यादा, एग्जिस्टेंशलिस्ट के काम को, और मॉडर्निस्ट जो थे उनके काम को। इन्होंने 3 चीज़ों पे बात करी, विच इज़ पावर, नॉलेज और सेल्फ कंट्रोल। इन्होंने कहा कि हमें लगता है कि पावर सिर्फ सरकार में, पावर सिर्फ गवर्नमेंट में, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पावर स्कूल्स में, पावर हॉस्पिटल में, पावर इवन लैंग्वेज में, और पावर ही शेप करता है व्हाट इज़ ट्रू,
particularly those in power shapes what is true. जो ऊपर ताकत में बैठे हैं, जो पावर में, हायरार्की स्ट्रक्चर में ऊपर हैं, वही शेप करेंगे नीचे क्या जा रहा है, वही शेप करेंगे स्कूल्स में क्या पढ़ाया जाएगा, वही शेप करेंगे हॉस्पिटल्स कैसे ऑपरेट होंगे, वही शेप करेंगे लैंग्वेज किस तरीके से ऑपरेट होगी. तो फुको ने सवाल उठाया कि सत्य को कंट्रोल कौन करता है, हु कंट्रोल्स द ट्रुथ. मतलब हम लोग जो दुनिया और ट्रुथ को सोच रहे हैं, ट्रुथ इज़ वेरी न्यूट्रल, बट असल में ट्रुथ तो जो पावर पे हैं वो कंट्रोल कर रहे हैं, और जो पावर पे पहुँचे वो किस ज़रिए से पावर पे पहुँचे हैं, उस चीज़ को जस्टिफाई करने लग जाओगे तो भाई बहुत बड़ी दिक्कत है. एग्जाम्पल ले लेते हैं. हम कहते हैं आज की डेट पे किसी कुछ प्रॉब्लम है, भाई इसको तो मेंटल इलनेस है. मिडिल एजेस में उसको कह दिया जाता था भाई ये तो पोजेस्ड है, इसके ऊपर तो भूत प्रेत चढ़ा हुआ है. तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि मॉडर्न मेडिसिन कंट्रोल कर रहा है सब कुछ, एंड मॉडर्न मेडिसिन डिफाइंस हाउ वी डिफाइन मैडनेस. एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं. इन द 1600s होमोसेक्सुअलिटी वॉज अ क्राइम. अर्ली 1800s में इट वॉज कंसिडर्ड अ मेंटल इलनेस. लोगों को मेंटल ट्रीटमेंट के लिए भेज दिया जाता था. और आज की डेट पे 2000 में इट इज़ अ सिंपल थिंग. ठीक है भाई, फीलिंग्स है, इट इज़ अ नॉर्मल थिंग. तो फुको ने कहा ये इसलिए नहीं क्योंकि सत्य चेंज हो गया. होमोसेक्सुअलिटी आज से 100 साल पहले भी होमोसेक्सुअलिटी ही थी, 1000 साल पहले भी होमोसेक्सुअलिटी ही थी. बस दोज इन पावर हैव चेंज्ड. पावर का मीनिंग, पावर स्ट्रक्चर बदल गया है, इसलिए होमोसेक्सुअलिटी का फेस बदल गया है. उन्होंने एक पेनॉप्टिकॉन का कॉन्सेप्ट दिया विच इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ हाउ वी पुलिस आवरसेल्फ. लेट्स से एक जेल है जिसका नाम पेनॉप्टिकॉन है, और या डिज़ाइन है जिसका नाम पेनॉप्टिकॉन है. वहाँ पे कैदी हैं, और उन कैदियों को नहीं पता कि उन्हें कोई पुलिस वाला ऑब्जर्व कर रहा है, लेकिन फिर भी वो घबरा के एक दूसरे को पुलिस करना शुरू कर देंगे कि हमें कोई ना कोई देख रहा है. जो कॉन्सेप्ट है ना, ऊपर वाला सब कुछ देख रहा है, आउट ऑफ फियर कि यार अगर कोई हमें देख रहा होगा तो हम गलत नहीं कर सकते. तो दिस इज़ हाउ वी पुलिस आवरसेल्फ. दिस इज़ व्हाट सोसाइटी हैज़ बिकम. हर कोई फियर में रहता है कि कोई ना कोई ऑब्जर्व कर रहा है, कोई ना कोई ऑब्जर्व कर रहा है, जो कि अच्छा भी है, जो कि बुरा भी है. अच्छा है क्राइम नहीं होंगे, बुरा इसलिए कि इंसान खुल के कुछ कर भी नहीं पाएगा, कुछ बोल भी नहीं पाएगा. एक और एग्जाम्पल, सीसीटीवी. आज से पहले सीसीटीवी नहीं था तो कोई कुछ भी कर लेता था, नहीं इसने चोरी करी, इसने चोरी नहीं करी. आज सीसीटीवी है, मानना पड़ता है गुनाह, क्योंकि सामने भाई सीसीटीवी दिख रहा है, चोरी है. तो लोग अपने आप को ही पुलिस कर रहे हैं. और सोसाइटी में किस तरीके से रहना है, तमीज़ से रह रहे हैं. क्यों भाई? क्योंकि भाई कभी भी तुम्हारा पत्ता खुल सकता है, कपड़े खुल सकते हैं, इसलिए संभल के रहो. तो फुको ने कहा कि ये दुनिया जो है, सोसाइटी जो एक जायंट पेनॉप्टिकॉन जैसी बन गई है, और हम इसलिए रूल्स फॉलो नहीं करते कि हमारे ऊपर कोई हलक में डंडा डाल रहा है कि भाई तुम्हें तो ये फॉलो ही करना है, बट बिकॉज वी फियर जजमेंट. हम एक पर्टिकुलर तरीके के कपड़े पहन के ही बाहर निकलते हैं. क्यों? नॉट बिकॉज कि भाई कोई गला दबा देगा, पहन के निकलो कोई बात नहीं, बट वी फियर कि भाई क्या सोसाइटी हमारे बारे में सोचेगी. तो इससे आ जाता है कि क्या सोसाइटी एक्सपेक्ट करती है तुमसे. फॉर एग्जाम्पल स्कूल्स को ले लो. स्कूल्स ऐसा लगता है कि भाई हमें एजुकेट कर रहे हैं, दे आर गिविंग अस एजुकेशन, बट असल में दे आर ट्रेनिंग यू टू बी एन ओबीडियंट स्लेव. किस तरीके से यू कैन फॉलो रूल्स, यू कैन रिस्पेक्ट अथॉरिटी, यू कैन फॉलो ऑर्डर, दैट इज़ वॉट यू आर ट्रेन फॉर. और इसी से एक कहानी इनकी आती है कि इन्होंने मैडनेस के ऊपर बहुत ज़्यादा, फुको ने एक्सपोज किया मैडनेस को, कि भाई 18th सेंचुरी फ्रांस में इनसे जो पागल लोग होते थे उनको लॉक कर दिया जाता था. क्यों? क्योंकि वो अलग सोचते थे. उनको जेल में डाल दिया, उनको मेंटल इंस्टीट्यूशन भेज दिया जाता था. क्यों? क्योंकि वो अलग सोचते थे, वो हट के सोचते थे, वो नॉर्मल जनता की तरह, मीडियोकर जनता की तरह शायद ना सोचते हो, तो उनको मेंटल इलनेस घोषित करके डाल दिया जाता था. यहाँ पे जॉन बौद्रियाक आए, एक और फ्रेंच फिलोसफर, और ये तो भाई एक्सट्रीम पे ही ले गए. इनका कॉन्सेप्ट है द डेथ ऑफ रियलिटी, विच इज़ हाइपर रियलिटी एंड सिमुलाक्रा. इन्होंने कहा हम प्रेजेंट टाइम में अभी रियलिटी से इंटरेक्ट कर ही नहीं रहे. ये जो रियलिटी है जिसको हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो तो सिर्फ एक कॉपी है पास्ट रियलिटी के, और जितनी आगे बनने वाली रियलिटीज़ हैं सब कॉपीज़ हैं. तो एक ये सिमुलेशन थ्योरी की तरह कहीं ना कहीं हो गया, जिससे मॉडर्न सिमुलेशन थ्योरी को जो आज हम समझते हैं उसको शेप किया. बौद्रियाक ने कहा कि अभी जो हम एक्सपीरियंसेस महसूस कर रहे हैं वो पास्ट एक्सपीरियंस की बस कॉपी है, और हमें लगता है कि भाई इसमें बहुत, और हम इसके बीच में सिमिलैरिटीज़ और हम इसके बीच में डिफरेंस बता नहीं सकते कि भाई ये सही में हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं या एक ये शैडो की तरह है, परछाई की तरह है, कॉपी की तरह है ऑफ द पास्ट रियलिटी. फॉर एग्जाम्पल डिज्नीलैंड जाओ, डिज्नीलैंड एकदम अलग है. ऐसा लगता है तुम जादुई दुनिया में आ गए. हर जगह सफाई है, लोग खुश हैं, लोग अच्छे से बात कर रहे हैं, सब कुछ एग्जैजरेटेड लग रहा है, सब कुछ जादुई दुनिया की तरह लग रहा है. इसी को इन्होंने हाइपर रियलिटी कहा.
जहाँ पे फेक चीज़ें रियलिटी से ज़्यादा रियल लगनी शुरू हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल हमारे साथ कभी होता है ना, ऐसी फीलिंग लगती है कि हम विराट कोहली को देखते हैं, सलमान खान को देखते हैं, किसी एक्टर को देखते हैं और ये सही में एग्जिस्ट करता भी होगा या वो सिर्फ एक कॉपी है या वो फेक है सब कुछ। ऐसे इन्होंने कहा कि भाई जो गल्फ वॉर हुई थी इनके टाइम पे, जो गल्फ वॉर हो रही थी, ये असल में वॉर हो ही नहीं रही है। ये तो आप समझ लो एक सिमुलेशन है उस वॉर का, क्योंकि मीडिया पे सबको दिखाया जा रहा है, सब लोग देख रहे हैं मीडिया में। ये वॉर हो भी रही है, कहाँ हो रही है, कैसे हो रही है? लोग तो उसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं थ्रू स्क्रीन, तो उनके एक्सपीरियंस में तो वॉर सिर्फ स्क्रीन पे हो रही है ना, असली में तो नहीं हो रही है। तो तुम कैसे वॉर को जस्टिफाई कर पाओगे? या फिर सोशल मीडिया पे लोग अपनी परफेक्ट लाइफ दिखाते हैं, ये है, ऐसा है, वैसा है, मैं तो ऐसा हूँ, हेल्दी परफेक्ट रिलेशनशिप, ये वो, ऐसा वैसा। हो सकता है उसके लगे पड़े हो सकता है वो आर्टिफिशियल हो सकता है वो फेक हो सकता है वो तुम्हें अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन दे रहे हो ऑफ लाइफ विच एक्चुअली इजंट ट्रू। तो बौद्रिया का ये कॉन्सेप्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये फीलिंग कि भाई जो हम सामने देख रहे हैं वो असली में ट्रू है भी या नहीं है, बट क्या वो एक रिप्रेजेंटेशन है ऑफ सम पास्ट एक्सपीरियंस। जैसे गल्फ वॉर, क्या पता पास्ट में कभी कोई वॉर हुई हो, उसका ये एक रिफ्लेक्शन है, उसकी एक परछाई है, उसकी एक कॉपी है। तो यहाँ से मॉडर्न सिमुलेशन थ्योरी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हुई थी। तो फाइनल थॉट्स अगर हम ले लें, ये फिलोसफर्स आज की डेट पे क्यों मैटर करते हैं? सबसे पहले लियोटाह इसलिए मैटर करते हैं बिकॉज इन्होंने ट्रुथ को दिखाया कि ट्रुथ टूटी हुई है, ट्रुथ एब्सोल्यूट नहीं है, कि बड़ी आइडियोलॉजीज ग्रैंड स्केल पे फेल कर जाती हैं। दरीदा ने हमें लैंग्वेज के बारे में बताया कि लैंग्वेज इज़ अनस्टेबल एंड द मीनिंग इज़ ऑलवेज शिफ्टिंग। ट्रुथ, लैंग्वेज कभी कुछ था, कभी कुछ था, जो भी वर्ड तुम ले रहे हो उसका 100 साल पहले मीनिंग कुछ था, 200 साल पहले मीनिंग कुछ था। फुको ने पावर के ऊपर बात करी कि पावर स्ट्रक्चर तुम्हारे नॉलेज और तुम्हारे बिहेवियर को शेप करता है ऑन अ डेली बेसिस एंड इन जनरल सोसाइटी को शेप करता है। बौद्रिया ने रियलिटी के ऊपर आर्ग्यूमेंट करी कि जो हम देख रहे हैं वो रियल है ही नहीं असल में। पोस्ट मॉडर्निज्म आज की डेट पे कैसा है भाई? एआई आ गया है, डीप फेक कॉन्टेंट आ गया है, न्यूज़ आ गई है, जहाँ पे जिसके पास ज़्यादा ताकत है वो न्यूज़ को अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकता है। जो लेट से कोई कंट्री है वो अपने पसंद की न्यूज़ ही दिखाना चाहती है सामने वाले को, जिससे कि वो एक डिवाइड क्रिएट कर सके किसी भी कंट्री में, या पर्टिकुलरली अपनी तारीफ कर सके, अपने बारे में बेहतर चीज़ें बता सके। तो जो पोस्ट मॉडर्निस्ट का जो ऐलान था वो यही ऐलान था कि भाई नैरेटिव क्या है, रियल क्या है, फेक क्या है, डिजिटल क्या है, सच्चाई क्या है, तुम्हें समझ में ही नहीं आएगा। डिबेट्स चेंज हो रही हैं, और डिबेट्स, हिस्ट्री, आइडेंटिटी, ट्रुथ इसी वजह से चेंज हो रहा है। क्यों? क्योंकि जिसके हाथ में पावर होगी अकॉर्डिंग टू फूको वही कंट्रोल करेगा। या फिर लियोटाह के अकॉर्डिंग जो बड़े नैरेटिव दिखाए जा रहे हैं वो फेक है, या फिर दरीदा के अकॉर्डिंग कि जो वर्ड्स हमें दिखाए जा रहे हैं वो बिल्कुल ही अलग हैं, वो किसी के लिए सही है, किसी के लिए गलत है। पोस्ट मॉडर्निज्म ने काफ़ी सवाल उठाए, एक क्राइसिस ऑफ मीनिंग दे दिया कि भाई अगर सब कुछ ही सब्जेक्टिव है तो हम किसी चीज़ पे एग्री ही कैसे करें भाई? पोस्ट मॉडर्निस्ट तो बोले जा रहे हैं भाई, हम एग्री कैसे करें कि हाँ ये सही है, ये सही है, ये सही है? कम से कम ऑब्जेक्टिव रियलिटी, ऑब्जेक्टिव ट्रुथ में हमें एक पाथ तो मिलता है आगे बढ़ने का। वो पाथ तो तुम पूरी तरीके से वो सीढ़ी हटाना चाह रहे हो, ऐसे थोड़ी होता है। तो अगर पोस्ट मॉडर्निज्म एक ब्लाइंड बिलीफ सिस्टम से ग्रैंडर स्केल पे अगर आपको बाहर निकालता है, तो वहीं आपके अंदर एक फियर डाल देता है, इन थॉट्स को बहुत इल्यूसिव बना देता है, बहुत अजीब बना देता है कि भाई अगर ये नहीं तो फिर क्या? ये कहेंगे फिर क्या की ज़रूरत ही क्या है? तुम बोलोगे बिल्कुल ज़रूरत है फिर क्या की, हमें तो चाहिए फिर क्या, हम तो नहीं सर्वाइव कर सकते, सर्वाइव करना ही क्यों है? तो ये ना नाइलिस्टिक टेंडेंसीज रिफ्लेक्ट करता है बहुत ज़्यादा कभी कभार। अब पोस्ट मॉडर्निज्म का अगर मॉडर्न आप एज में देख लें, पोस्ट मॉडर्निज्म एक्शन में देख लें, तो उसका क्या इम्पैक्ट है मीडिया पे? तो इम्पैक्ट हमने बताया ही, कोविड एक बहुत बड़ा आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। एक बहुत बड़ा नैरेटिव था, कोई कह रहा है लीक हुई बीमारी, कोई कह रहा है वर्ल्ड वॉर 3 था, कोई कहा था जानबूझ के कहा गया, कोई कह रहा है क्लाइमेट कंट्रोल के लिए क्या था, कोई कह रहा है पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए था। तो बहुत बड़ा इसका वास्ट अम्ब्रेला था कि कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, अलग अलग तरीके की कंट्रोवर्शियल थ्योरीज, अलग अलग तरीके के फैक्ट्स डेवलप्ड हो रहे हैं, हर तरफ से कॉन्स्पिरेसीज बन रही हैं। तो क्या सही है क्या गलत है कोई कुछ नहीं कह सकता। अब अगर पोस्ट मॉडर्निस्ट होता वो तो बोलता कि भाई हमारे घर में तो किसी के साथ कुछ नहीं हुआ, तो हम कैसे मान लें कि कोविड एग्जिस्ट करता है? बट भाई जिसके घर में हुआ, जिसके घर में डेथ हुई, वो तो कहेगा कोविड एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ट्रुथ ऑफ कोविड सही है गलत है किसी को नहीं पता। पोस्ट मॉडर्निस्ट आइडेंटिटी को भी बहुत ज़्यादा डिफाइन करते हैं कि आइडेंटिटी फिक्स नहीं है कि यही तुम्हारा जेंडर है, यही तुम्हारे कास्ट है, यही तुम्हारी रेस है। द सेल्फ इज़ वेरी फ्लेक्सिबल। 1920s में औरतों को कुछ कंट्रीज़ में, बहुत कंट्रीज़ में वोट करने का हक नहीं था, आज की डेट पे है। तो जेंडर रोल और जेंडर इटसेल्फ पोस्ट मॉडर्निस्ट कहते थे इज़ अ
प्रोडक्ट ऑफ कल्चरल फोर्सेस, नॉट बायोलॉजी। मतलब भाई कल्चरली फोर्स किया जा रहा है तुम्हें एक पर्टिकुलर जेंडर में किस तरीके से रहना है, किस तरीके से एक्ट करना है। बायोलॉजिकली कोई चीज़ डिसाइड नहीं होती है। ये चीज़ सिमोन दे बोवोयर ने भी कही कि भाई एक के ऊपर जेंडर पे प्रेशर पड़ रहा है, फ्रीडम के ऊपर, तो प्रेशर क्रिएट करा जा रहा है, और उस प्रेशर को एक्सेप्ट करने के लिए भी जो दूसरा जेंडर है वो भी प्रेशर में आ रहा है कि भाई ये अगर नॉर्म्स बन गए हैं तो इस वजह से मैं ऐसा हूँ। अगर औरतों को कमज़ोर दिखाया जाता है, जो कि बोवोयर ने कहा, फेमिनिज्म को मतलब औरतों को कमज़ोर दिखाया जाता है, तो मर्दों को स्ट्रांग होना पड़ेगा। हर मर्द हो सकता है स्ट्रांग ना हो, तो फिर तुम तो मर्द भी फंसा, औरत भी फंसी। तो भाई पोस्ट मॉडर्निज्म के क्रिटिसिजम्स क्या हैं? सबसे पहला तो यही आता है कि भाई अगर कोई ऑब्जेक्टिव ट्रुथ नहीं है तो फिर ट्रुथ है ही क्या? हर चीज़ में तो सब्जेक्टिविटी, पर्सपेक्टिव कहाँ तक लेके जा सकते हो? तो एग्जाम्पल इसका ले सकते हैं कि अगर सब कुछ पर्सपेक्टिविज्म है तो क्या क्लाइमेट चेंज रियल है? क्लाइमेट चेंज हो रहा है? भाई हो तो रहा है, असर तो दिख रहा है। अब पोस्ट मॉडर्निस्ट करेंगे नहीं। हो सकता है एक हॉलोकॉस्ट जो हुआ, हॉलोकॉस्ट डिनायर जो होते हैं, जो बोलते हैं हॉलोकॉस्ट तो कभी हुआ ही नहीं, वो बोल दे कि भाई हिस्ट्री इज जस्ट अ नैरेटिव, हिस्ट्री में दिखा दिया, असली में थोड़ी हुआ था, बताओ कहाँ हुआ था, वो तो नैरेटिव सेट किया गया था, अरे ये तो कॉपी है ऑफ द पास्ट एक्सपीरियंसेस, तो फोटोज़ भी गलत हो गई। दूसरी चीज़, पोस्ट मॉडर्निज्म की वजह से नाइलिस्टिक टेंडेंसीज आती हैं, और नीचा ने, फ्रीडरिक विलियम नीचा ने ये तो प्रिडिक्ट कर ही दिया था, क्या कह ही दिया था कि देयर इज गोइंग टू बी अ डेथ ऑफ गॉड विच इज़ गोइंग टू लीव पीपल एंड सोसाइटी इन डिस्पेयर, देयर विल बी नो मोरालिटी। और ये हो रहा है। मैनी यंग पीपल नाउ डे, सारे यंग लोग, दे आर फीलिंग लॉस्ट। उनके पास कोई गोल नहीं है, उनके पास कोई आइडियोलॉजी नहीं है, उनके पास कोई मीनिंग नहीं है, उनके पास कोई रिलीजन नहीं है। तो रिलीजियस लोग कहेंगे वो लॉस्ट, दे आर फीलिंग लॉस्ट। जो लोग पर्टिकुलर आइडियोलॉजी फॉलो करते हो कहेंगे दे आर लॉस्ट। जो लोग बोलते हैं मीनिंग पे भरोसा करते हैं, दे विल से दे आर लॉस्ट। तो हर पर्सपेक्टिव में एवरीवन इज लॉस्ट। बाय रिजेक्टिंग मीनिंग, पोस्ट मॉडर्निज्म रिस्क एवरीवन टू नॉट बिलीव इन एनीथिंग। किसी चीज़ पे बिलीव ही मत करो, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। ह्यूमन्स आर सोशल क्रीचर्स, दे नीड समथिंग, अ पेग टू मूव अराउंड। एक ग्राउंडिंग, एक एंकर पॉइंट चाहिए उन्हें। और पोस्ट मॉडर्निस्ट को ये भी ब्लेम डाला जाता है कि इनकी वजह से डिबेट्स आज की डेट पे इको चेम्बर्स की तरह फील होती है, कोई सॉलिड कंक्लूजन नहीं आ पाता है। और हमारी जो एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश द ट्रुथ फ्रॉम द लाई, सब चीज़ अगर ट्रू है, सब चीज़ अगर लाई है, पर्सपेक्टिविस्ट है, तो कभी सत्य पता ही नहीं लग पाएगा, कभी चोर पकड़ा ही नहीं जाएगा, तो दिक्कत है। तो अभी फाइनली हम लोग कहें कि क्या अभी भी हम लोग एक पोस्ट मॉडर्निस्ट एरा में हैं? तो कह भी सकते हो, नहीं भी कह सकते हो। क्या हम एक न्यू एज में एंटर कर रहे हैं? तो लोग कहते हैं कि मेटा मॉडर्निज्म की एज में हम मूव इन कर रहे हैं, जिसको आप पोस्ट मॉडर्न स्केप्टिसिज्म और मॉडर्न ऑप्टिमिज्म कह सकते हो। जो जेंजी है पॉपुलेशन की, जिस चीज़ का मजाक उड़ाती है उसी चीज़ पे भरोसा रखती है, जिस चीज़ को गलियाती है उसी चीज़ को फॉलो करती है। तो ये बहुत आयरॉनिक सी सिचुएशन क्रिएट हो रही है आज की डेट पे। और जो बौद्रियाक ने कहा था, विच इज़ द सिमुलाक्रा थ्योरी, कि भाई क्या रियल है क्या नहीं है आप बता ही नहीं सकते, डिस्टिंग्विश कर ही नहीं सकते, ऐसे ही लगने लग गया। इंस्टाग्राम और रियल लाइफ, लोग जो इंस्टाग्राम हर वक्त स्क्रॉल करते करते, कभी तुम्हें इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते करते बंद करते हो, रियलाइज़ होता है ना यार क्या अजीब सा ही लग रहा है, क्योंकि उस दुनिया में इंसान घुस चुका होता है। या कोई वेब सीरीज़ देखो, ऐसा लगता है उस दुनिया में हूँ। स्ट्रेंजर थिंग्स, ब्रेकिंग बैड, गेम ऑफ थ्रोन्स देखो, ऐसा लगता है उस दुनिया के अराउंड हो। मूवी देख के और 2 घंटे की लगता है उस दुनिया के अराउंड हो। तो क्या रियल है क्या फेक है? तो भाई फाइनल थॉट्स, आपको क्या लगता है पोस्ट मॉडर्निज्म कितना सही था, कितना गलत था, आज की डेट पे है नहीं है, आपके क्या पॉइंट्स है? सब कमेंट सेक्शन ओपन है, यू कैन गो डाउन एंड राइट देयर। तो इस लेक्चर को इतना ही रखते हैं। लेक्चर सजेशंस देते रहना, और डिस्क्रिप्शन चेक कर लो भाई, इंस्टाग्राम पे जाओ, वर्कशॉप आने वाली है, इंटरेस्टिंग वर्कशॉप आने वाली है आगे, तो उसके लिए स्टे अपडेटेड। तब तक के लिए मिलते हैं किसी अगले लेक्चर में। चलो भैया हम भी चलते हैं, आप भी चलिए, चलो।